Is screen is visible to everyone? यस सर। तो ओके गाइस, जिनका भी आज पहली बार क्लास है, पहला बेसिकली फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो आप, आज हम लोग स्टैट्स के क्लास नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो एमएमई है, एमएमई की हम लोगों ने आई थिंक टोटल 7 क्लासेस कर लिया है। स्टैट्स की बेसिकली 10 क्लासेस हो चुकी है और माइक्रो की 5 क्लासेस हो चुकी है। सभी क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग है वो ऐप के ऊपर में अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, स्टैट्स की क्लास नंबर 11 कुछ इस तरीके से है कि 5 क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 का डिस्कस कर लिया था, और जो आपका यूनिट नंबर 2 प्रोबेबिलिटी है उसके 5 क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए थे, 5 क्लासेस। गौरव प्लीज इसको आप रिमूव कर दो। ओके, चलिए। ओके, सो जो मैंने यूनिट नंबर 2 के आप लोगों को 5 क्लासेस प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें मैंने लगभग प्रोबेबिलिटी के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। ओके, जो कि है बायस थ्योरम। सो आज की क्लास में हम लोग इसी थ्योरम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो जिन्होंने वो 5 क्लासेस प्रोबेबिलिटी की देख ली है, तो उनको तो आज का क्लास समझ में आएगा ही आएगा। अदरवाइज अगर कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने जो मैंने 5 क्लासेस प्रोबेबिलिटी की आप लोगों को प्रोवाइड की, वो अगर आपने नहीं देखी है अभी और पहली बार ही ज्वाइन कर रहे हो और पहली क्लास ही देख रहे हो, तो ये कंसेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता हो और बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको आता हो। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये दो कंसेप्ट अगर आपको आता है, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। बट अगर ये नहीं आता तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखिए। यस, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइस थ्योरम। ये जो बाइस थ्योरम है, ये आपने क्लास 12th में भी करा है, बेसिकली एकेडमिक लेवल पे आपने करा है। वहां पे आप ट्री डायग्राम बनाते थे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। बट वैसे होता क्या था कि क्लास 12th में जनरली जो हमें प्रोबेबिलिटी मांगी जाती थी वो पर्टिकुलरली दो इवेंट्स के करस्पॉन्ड में मांगी जाती थी। तो नॉर्मल ट्री डायग्राम को बनाकर और उसको बस बेसिकली फॉलो कर कर आंसर देना थोड़ा इजी था क्लास 12th में। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो आपको पहले तो क्वेश्चन समझना होता है, उसके बाद ये समझना होता है कि कौन सा आपका प्रायर इवेंट है, किसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और उसके बाद आपको एक इवेंट्स भी लिखने होते हैं। और जब आप ये सब चीजें कर लोगे तब जाके ट्री डायग्राम जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेस थ्योरम का ट्री डायग्राम बनाना आई होप आप लोगों को आता होगा। जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो भी आपको आता होगा, बट वे उस फॉर्मूला वो बना कैसे, उसकी डेरिवेशन क्या है, किस तरीके से वो फॉर्मूला मतलब किन किन पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, वो चीजें मैं शुरुआत के 15 मिनट बताऊंगा। सो डैट कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आए बायस थ्योरम में तो आप लोगों से वो मिस ना हो, आप लोग उसको बना सको। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा सर। पहले मैं बेसिकली 10 से 15 मिनट आप लोगों को बस उस फॉर्मूला के ऊपर बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया, उस फॉर्मूला में क्या सब कंपोनेंट है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए। सो अगर नॉर्मल तरीके से बेस थ्योरम की बात करें तो बायस थ्योरम जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रायर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं विथ सम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको आप लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहते हो। मतलब अगर क्लास नंबर 1 आपने देखा है तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक प्रायर अप्रोच क्या होता है, और यू कैन से प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है। किसी भी इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर एक्सपेरिमेंट होने से पहले हमें पता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायर अप्रोच, और यू कैन से प्रायर इवेंट। जैसे अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को पहले से पता है कि 1/2 एंड 1/2 है, इरिस्पेक्टिव कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ओके, सिमिलरली मैंने जब क्लास 1 में एक कंसेप्ट बताया था आपको, अगर जिसने भी क्लास 1 देखा है तो वहां पे मैंने बताया था जो क्लासिकल अप्रोच होता है उसी को हम लोग प्रायर अप्रोच भी बोलते हैं। क्लासिकल अप्रोच में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी इवेंट्स के अगर होने की चांसेस जो है वो इक्वली लाइकली हो, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके हर एक एक्सपेरिमेंट का वो सेम हो, तो उस टाइप के प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, उस टाइप के इवेंट्स को बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। और उसी चीज को मैंने प्रायर अप्रोच में भी बताया था कि प्रायर अप्रोच जहाँ पे कि इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को पहले से पता है, एक्सपेरिमेंट होने से पहले से पता है। तो हर एक क्लासिकल अप्रोच जो है वो प्रायर अप्रोच तो होगा डेफिनेटली,
लेकिन क्या वाइस वर्सा ट्रू है? क्या हर एक प्रायर अप्रोच क्लासिकल अप्रोच कह सकते हैं? एनीवन? कोई चाहेगा एक्सप्लेन करना? सबसे पहले समझ लो, क्लासिकल अप्रोच उसको कहते हैं जहां पे इवेंट्स के होने की, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स होंगे उन सभी इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट्स के होने की वो सेम है। अगर सेम है तो कहने का मतलब क्लासिकल अप्रोच इक्वली लाइकली है बेसिकली। और प्रायर अप्रोच किसको कहते हैं? कि जहां आपको एक्सपेरिमेंट से पहले आपको इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पता है, उसको बोलते हैं प्रायर अप्रोच। तो हर एक क्लासिकल अप्रोच वो प्रायर अप्रोच होता है, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच में हमें पता है कि हर एक इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है। तो वो बेसिकली पहले से हमें पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो हर एक क्लासिकल अप्रोच प्रायर अप्रोच होता है। बट क्या हर एक प्रायर अप्रोच क्लासिकल अप्रोच हो सकता है? बोलो कोई, एनीवन को एक्सप्लेन कर सकता है नो इसको? सर। कैसे? सर बिकॉज, सर क्योंकि वो इक्वली लाइकली होगा, इसकी कोई वो नहीं जैसे लेटर सपोज करण आपने बोला, ठीक है। जैसे मैं आपको ये समझाता हूं ध्यान से। लेटर सपोज मैंने बोला कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ना टोटल 5 बॉल है, ठीक है। टोटल 5 बॉल है, जिसमें कि 3 रेड बॉल है और 2 जो है ब्लैक बॉल है, ये आपको पता है। एक बॉक्स है जिसमें 5 बॉल है, जिसमें 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। सो अगर आप इस बॉक्स में से कोई भी एक बॉल निकालते हो, तो बॉल को निकालने से पहले आपको ये पता है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। क्लियर? बॉक्स में से बॉल निकालने से पहले आपको जो बॉल आप निकालोगे वो बॉल रेड होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो बॉल ब्लैक होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पहले से पता है। तो ये प्रायर अप्रोच है। लेकिन क्या ये क्लासिकल अप्रोच है? क्या रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं है। तो इक्वली लाइकली नहीं है, तो ये क्लासिकल अप्रोच नहीं है। नो सर। क्लियर एग्जांपल से? तो ऑल क्लासिकल अप्रोच आर प्रायर अप्रोच बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। चलिए, अब इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। अब आगे देखते हैं। सो बायस थ्योरम में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम लोग ना प्रायर प्रोबेबिलिटी को ही निकालते हैं, बेसिकली प्रायर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, बट विथ सम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसी सारे सिस्टम को, इसी सारे प्रोसेस को हम लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। पोस्टीरियर अगर आपको याद हो तो जहां पे हम लोग पास्ट के अकरेंस के हेल्प से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। पास्ट के अकरेंस मतलब कोई एक ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बेसिस पे एक नया प्रायर इवेंट्स की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, जो कि बायस थ्योरम कहता है। जैसे कि अगर क्लास 12 का थोड़ा सा अगर आपको याद हो, तो आपको इस तरीके से लिखते थे कि लेटर सपोज आपके पास ई आई इवेंट्स है, EIR इवेंट्स, विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। और एक ए इवेंट्स है, ए इज इवेंट्स विच इज ऑलरेडी अकर्ड, विच इज ऑलरेडी अकर्ड। अच्छा ध्यान देना, जब भी आप बेस थ्योरम कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो वहां पे जो भी इवेंट्स होगा वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। ओके। सो EI इवेंट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, और ए जो है ऐसा इवेंट्स है जो कि पहले हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड। तो जब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे EI गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो कुछ इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI ऑल अपॉन में समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n, जितनी भी बेसिकली इवेंट है, इवेंट अगर 2 इवेंट होगा तो आई इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक रहेगा, 3 इवेंट होगा तो 3 तक रहेगा। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ए गिवन EI। यही फॉर्मूला यूज करते थे क्लास 12 में। अगर इसको थोड़ा और बेसिक तरीके से लिखा जाए, लेट अस सपोज लेट आई इक्वल टू 2, बेसिकली इस तरीके से आई इक्वल टू 1 और 2 मान लेते 2 इवेंट्स है। ओके। तो यस करण, क्या डाउट है?
कोई डाउट है करण, बताओ। यस करण, इज देयर एनी डाउट? Is I am audible? यस, हाँ, अब आप बोलिए, बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था मेरी ऑडियो वगैरह चली गई थी, तो एक बार आप दोबारा ओके, रिपीट बेसिकली मैं बस यहाँ पे करण ये बोल रहा था कि बेसिकली जो क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, अगर ए आई एक इवेंट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगा, और ए एक ऐसा इवेंट है जो पहले से हो चुका है, तो बायस थ्योरम के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता था। अगर लेटर सपोज आई अगर 1 से लेकर 2 है, मतलब दो ही इवेंट्स है, और मेरे को किसी पर्टिकुलर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेटर सपोज कि बॉल डिफेक्टिव है और वो मशीन ए से बना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन गिवन दैट ए, तो ये आप इस तरीके से निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन, और हॉल अपॉन में अगर दो है, आई इक्वल टू 1 और 2 है, तो दो तक समेशन जाएगा। तो एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन, प्लस एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू। याद आ रहा है? थोड़ा सा यही करते थे, यही फॉर्मूला यूज करते थे यस सर। एवरीवन। चल, अब ये फॉर्मूला क्या आया है, इसका क्या सा मतलब, वो ध्यान से समझते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। प्लीज 10 मिनट ध्यान से सुनना। अगर अच्छे से समझ लोगे 10 मिनट, तो बायस थ्योरम के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ध्यान से देखो, मैंने बोला लेटर सपोज आपके पास ना एक पेपर है, ये एक पेपर है, लेटर सपोज ये एमए इकोनॉमिक एंट्रांस का पेपर है। आप में से कई सारे बच्चों को ये आगे चल के देना है, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो। ओके, तो एमए एंट्रांस का ये पेपर है। इस पेपर में ना दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये पेपर जो है मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस कैरी करता है, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन। और एक इस पेपर में आपके पास जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम के पैटर्न से, जो एग्जाम का रूल है उससे हमें पहले से पता है, जो इस पेपर में मैथ्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो 60% आएंगे, और जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो 40% आएंगे। ये एग्जामिनेशन रूल में लिखा होगा कि मैथ से 60% सिलेबस होगा और इकोनॉमिक्स से 40% सिलेबस होगा। तो मैथ से टोटल 100 में से 60 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन को एक इवेंट मैंने नाम दे दिया E1, और इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने नाम दे दिया E2, तो मैं पहले से जानता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा वो होगा 60/100, एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा वो होगा क्या, तो 40/100, मतलब 40/100। सो बेसिकली अगर आप सभी एग्री करो, तो ये जो आपका E1 एंड E2 है, दिस इज नथिंग बट अ प्रायर इवेंट, जिसको आपको पहले से पता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने वाला है एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको पहले से पता है। अब हर एक पेपर में चांसेस होता है क्वेश्चन के मिसप्रिंट का या क्वेश्चन के गलत होने का। तो एक बेसिकली रेकरिंग नेचर से पता चला कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो ऑन एन एवरेज 5% क्वेश्चंस जो है वो हर बार गलत रहते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि 95% क्वेश्चन जो होगा वो सही बन रहा होगा, मतलब सही होगा। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में देखा गया है कि 2% क्वेश्चन गलत रहते हैं, मतलब या मिस प्रिंट रहता है या क्वेश्चन ही गलत रहता है कुछ इस तरीके से। तो 98% क्वेश्चन जो वो सही रहेगा। क्लियर है? आप ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये सिनेरियो मैंने बनाया एक ट्री डायग्राम के हेल्प से, कि एक एम इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसमें कि दो टाइप के क्वेश्चंस कैरी होते हैं, मैथ्स से रिलेटेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड। जो कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन जिसको आपने इवेंट नाम दिया है, वो एक प्रायर इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले से आपको पता है। अब क्वेश्चन में भी चांसेस है कि कुछ गलत क्वेश्चन रहे, कुछ सही क्वेश्चन रहे। तो मैथ्स में देखा गया कि 5% क्वेश्चन गलत रहते हैं, मतलब मिसप्रिंट रहते हैं, और 95% सही होता है। और इकोनॉमिक्स में देखा गया कि 2% क्वेश्चंस गलत रहते हैं एंड 98% क्वेश्चन सही रहता है। अब आगे थोड़ा और इसको देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं ये लिखूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता हो तो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्वेश्चन गलत है, गिवन डेट कि वो क्वेश्चन मैथ का है। तो अगर आप सभी एग्री करो, क्या इसका फॉर्मूला यही बनेगा, W इंटरसेक्शन ऑफ E1, और जो वन नीचे गिवन अपॉन होता है पी ऑफ इवन। P ऑफ E1। यस, अब बताओ कि इसको क्या डाउट है? यस,
कनक, आपको बेसिकली करना क्या है, आप जब आप ओपन करोगे एसआईजी क्लासेस की तो आप स्टोर के ऑप्शन में जाओगे, एंड स्टोर के ऑप्शन में जब जाओगे तो वहां पे आपको सेमेस्टर वन का फोल्डर दिखेगा जहाँ पे 2500 रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बट आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसी फोल्डर के अंदर में जाना है, और सारी वीडियोज एंड जो भी मटेरियल्स है वो सारे अनलॉक है, तो विदाउट पेमेंट भी आप सारी वीडियोज एंड मटेरियल्स को देख सकते हैं। चलिए, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हेल्प से मैंने ये एक फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला में किसी को डाउट एनीवन, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ही आप आगे समझ पाओगे। जहां पे मतलब क्या है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, गिवन दैट वो क्वेश्चन मैथ रिलेटेड है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन ई वन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन। इसी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि रॉन्ग क्वेश्चन है एंड वो क्वेश्चन गलत है, सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन है एंड वो क्वेश्चन मैथ्स का है। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ए एन डी वाला, मतलब हिंदी में ओ और बेसिकली। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन ई वन होगा, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू ई वन, जहां पे इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड इट इज मैथ रिलेटेड क्वेश्चन, given the topic of maths. इट इज मैथ रिलेटेड क्वेश्चन, इसका ये मतलब है, जिसको आपने कुछ इस तरीके से लिखा है। बोलो यहां तक ये क्लियर है सबको, विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसी को डाउट एनी वन? अगर आपको ये क्लियर है, अब आगे देखिए, मैं दो आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, बस मैंने इतना ही लिखा है, इरिस्पेक्टिव कि वो इकोनॉमिक्स का है या मैथ का है, उसको मैंने मेंशन नहीं किया, ओनली बोला कि रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसकी आप प्रोबेबिलिटी बताओ। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा कि लेट अस सपोज वन क्वेश्चन chosen randomly from MA Eco paper and it is found wrong, और वो क्वेश्चन जो है गलत पाया गया। आपको बोला फाइंड आउट दैट क्वेश्चन इज मैथ्स रिलेटेड। ठीक है, तो दो डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे, एक तो आपको बोला कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, इरिस्पेक्टिव कि वो मैथ्स का है या इकोनॉमिक्स का है, मुझे वो सबको आपको लेके चलना है। दूसरे पार्ट में बोला कि आपने एक क्वेश्चन को रैंडमली चूज किया और पता चला कि वो क्वेश्चन गलत है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो क्वेश्चन मैथ रिलेटेड होगा, वो बताओ। एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन रॉन्ग है और वो मैथ्स का प्लस क्वेश्चन रॉन्ग है वो इकोनॉमिक्स का हो, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, हो सकती है। यहां से देख लो, क्वेश्चन गलत है और वो हो सकता है मैथ्स रिलेटेड हो, क्वेश्चन गलत है हो सकता है वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो। तो आपको कोई मेंशन Yes, sir. नहीं था कि कौन सा पेपर है, बट आपको बोला कि बस प्रोबेबिलिटी निकालो किसका, तो रॉन्ग क्वेश्चन होने का। तो क्या आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, एक तो ये कि रॉन्ग क्वेश्चन है और वो मैथ्स का है, और एक तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है और वो इकोनॉमिक्स का है, ये यहाँ पे आपका पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होगा। ये क्लियर है? Yes, sir. अगर यहां तक समझ में आ गया, क्या मैं इसी चीज को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन ई वन को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन ई वन। देखो अभी हम लोगों ने लिखा था विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे क्या ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स के क्वेश्चंस होने की, और इसका क्या मतलब है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है और मैथ्स का है। क्लियर है? प्लस Yes, sir. विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू Of गिवन ई टू। W dash into, yes, sir. क्लियर है? तो मैंने क्या किया, Yes. एक क्वेश्चन निकाला, फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन का, जहां पे कुछ इस तरीके से आप कहते थे, क्या मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, आप कह रहे हो ये जो आपका गिवन है ना, ये 5%, ये जो बेसिकली 0.05 है यहाँ पे,
ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको कि रॉन्ग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैथ्स का है। इसका बेसिकली मतलब यही है, डब्ल्यू गिवन E1। ये जो 0.05 है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन E1। मतलब कि 5% क्वेश्चन रॉन्ग है और वो जो क्वेश्चन रॉन्ग है वो मैथ्स के हैं। और ये जो 60% है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओनली। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास आएगा, ये जो वैल्यू आएगा 0.02, जो कि 2% है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू अपॉन में, और नॉट अपॉन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन E2। मतलब कि रॉन्ग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। और ये जो 40% गिवन है वो क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वन। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू यस। गिवन E2। चलिए, तो बेसिकली आप ये लिख सकते हो। अब नीचे आते हैं, नीचे आपको क्या बोला गया कि आपने एक क्वेश्चन को चूज किया, वो क्वेश्चन गलत निकला, ये आपको पता है। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो क्वेश्चन मैथ्स रिलेटेड है। तो बेसिकली आपको ये जो बोला गया निकालने के लिए, क्वेश्चन गलत है ये आपको पता है, प्रोबेबिलिटी वाला निकालने के लिए वो मैथ्स रिलेटेड है। क्लियर? तो देखा जाए तो आपने क्या किया, प्रायर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है विथ सम कंडीशनल, जिसको एज ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो। और इसी को हम लोग बोलते हैं बायस थ्योरम। अगर आप सभी एग्री करो, जितना आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है, क्या आप इस चीज को यही लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन डब्ल्यू अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, जो नीचे होता यस है सर। गिवन में वही नीचे में लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन डब्ल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन E1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर निकाला है, ये फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, इधर वो मैथ्स से हो या फिर इकोनॉमिक्स से हो। तो इसको भी मैं नीचे लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डब्ल्यू गिवन E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डब्ल्यू गिवन E2। क्या यही आपका बायस थ्योरम का फॉर्मूला है? यस सर। अगर इस चीज को मैच करोगे आप इससे, अभी जो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जगह बस डब्ल्यू लगा दो, तो क्या ये दिख रहा है सब कुछ सही? क्लियर? ये आप समझो चीजों क्या सब यहाँ पे है चीजों को। ये जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दिस इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायर इवेंट, कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी। ये जो है डब्ल्यू गिवन E1, इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन जो है आपका वो गलत है और वो मैथ्स रिलेटेड है। सिमिलरली जब मैं यहां पे आऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी। और इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन E2, क्वेश्चन आपका गलत है और वो इकोनॉमिक्स का है। क्लियर है सबको मतलब? और आप क्या यस सर। निकाल रहे हो कि क्वेश्चन आपका गलत है, आपको पहले से पता है, आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्वेश्चन मैथ रिलेटेड है। तो कुछ इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से ही हम लोग बायस थ्योरम का फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर। किसी को डाउट एनीवन? नो नो। सर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आप लोग को करवाता हूँ। जैसे कि अगर आपने 5 क्लासेस देखी होंगी तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए बुकलेट के। तो यहाँ पे भी मैं बायस थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, साथ साथ में करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दूंगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस आपको कैसे करने। सो अगर आप लोगों के पास बुकलेट अवेलेबल है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास बुकलेट आया होगा। और इसमें आई थिंक, चलिए और नीचे आते हैं लोग। कंडीशनल 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 के बाद ये रहा बात। यहाँ से आपके पास बायस थ्योरम का कंसेप्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको बोला कि इन अ बॉल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25, 35 एंड 40% ऑफ टोटल ऑफ देयर आउटपुट। तो बेसिकली एक बॉल्ट फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन्स लगे हुए हैं, और 25% जो है मशीन ए से बॉल्ट बनता है, 35% मशीन बी से, 40% मशीन सी से। फिर आपको बोला 5, 4, 2% आर नॉन टू बी डिफेक्टिव बॉल्ट रिस्पेक्टिवली, इन द सेंस आप लेके चल सकते हो कि 5% जो है वो ए से बना हुआ बॉल्ट डिफेक्टिव रहता है, 4% बी से बना हुआ बॉल्ट डिफेक्टिव रहता है, और 2% सी से बना हुआ बॉल्ट डिफेक्टिव रहता है। ओके, सो अगर मैं इसको ट्री डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूं, अगर आप सभी एग्री करो तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो
बुकलेट का हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 87। सो हमारे पास एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में तीन मशीन्स है, ए, बी एंड सी। मशीन ए से 25% ऑफ आउटपुट बनता है, मशीन बी से 35% ऑफ आउटपुट बनता है, मशीन सी से 40% ऑफ आउटपुट बनता है। ए से जो आउटपुट बन रहा है जिसमें कि 5% आउटपुट डिफेक्टिव बनता है, तो जाहिर सी बात है 95% आउटपुट क्या बन रहा होगा, नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्ट। इसमें से 4% आउटपुट बी वाले मशीन से डिफेक्टिव बनता है, तो कितना, 96% नॉन डिफेक्टिव। और सी वाले मशीन से 2% आइटम डिफेक्टिव बनता है, तो मैंने लिख दिया 98% जो आइटम होगा वो बनेगा नॉन डिफेक्टिव। चलिए अब देखते क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में, अच्छा फिर से मुझे नीचे आना पड़ेगा क्या। ओके, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा इसके आगे बेसिकली यहाँ से अ बॉल्ट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो बेसिकली एक बॉल्ट को हम लोगों ने रैंडमली चूज किया और वो बॉल्ट जो है वो डिफेक्टिव निकला। पहले पार्ट में बोला आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। तो वो जो है मशीन ए के द्वारा बनाया गया होगा वो आपको निकालना है। तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से करता हूँ, आप कैसे करोगे पेपर में सॉल्यूशन के फॉर्म में। द सॉल्यूशन हालांकि ऊपर से ही स्टार्ट हो गया है, आपको ट्री डायग्राम बनाना ही है। लेट अस सपोज इवन एक इवेंट है, आइटम मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन ए। E2 एक इवेंट है, आइटम मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन बी। सिमिलरली E3 एक आइटम है, सॉरी E3 एक इवेंट है, आइटम मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन सी। तो अगर आप सभी एग्री करो तो क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है 25%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन है 35% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन है, क्या है वो, तो 40%। अच्छा एक बात बताओ, अगर लेटर सपोज क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि ए बी सी मशीन से मैन्युफैक्चर हो रहा है और मशीन ए जो है वो 25% आउटपुट बनाता है, मशीन बी 35% और मशीन सी के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो क्या हम लोग मशीन सी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे 40%? यस सर। क्योंकि इन सब का टोटल क्या होगा, 1। यस सर। ये इसलिए होगा क्योंकि ये एक ट्रायल इवेंट है बिकॉज और यू कैन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो हमेशा इन सब का टोटल क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा यस। प्रायर इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का समेशन हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ध्यान रखना। तो अगर पेपर में मान लेते किसी दो का दे देगा तीसरे का नहीं देगा, तो आप उसको 1 में से माइनस करके तीसरा निकाल लोगे, मतलब 100% में से माइनस करके निकालोगे तीसरा। ध्यान रखना क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। चलिए इसके बाद मैंने बोला कि एक इवेंट हमारे पास डी है जिसको मैंने नाम दिया डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बॉल। हमें क्या निकालना है पहले पार्ट में, कि हमें ये पता है कि एक बॉल मैंने चूज किया बॉल्ट्स को, वो डिफेक्टिव है। आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल्ट्स किससे आया हो, मशीन ए से मैन्युफैक्चर हुआ हो। ये आपको निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट डी। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या सब चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन टी E1, गिवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इवन डी गिवन E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E2। तो बेसिकली हमें क्या सब चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 तो है। अगर आप सभी एग्री करो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E2 का क्या मतलब है, कि बॉल डिफेक्टिव है और वो मशीन किसका हो, बी का हो। एक इसमें और आएगा प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डी गिवन E3। तो ये जो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E2, इसका क्या मतलब है, बॉल डिफेक्टिव हो और वो मशीन किसका हो, बी का हो। क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E2 जो होगा वो 0.04% होगा। बेसिकली इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.04 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E1, इसका क्या मतलब है, बॉल डिफेक्टिव है और वो मशीन ए का हो, बॉल डिफेक्टिव और मशीन ए का, ट्री डायग्राम से क्या यही है, जो कि है 5%, तो 0.05।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E3, इसका क्या मतलब है? मस डिफेक्टिव बोल्ट हो और किसका हो? मशीन 3 का हो। ये रहा डिफेक्टिव बॉल मशीन 3 का, जो कि 2% है, 0.02। तो 0.02। क्या हमारे पास सारे वैल्यूज हैं? क्या हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं? बोलो। अच्छा, क्लास 12 में आप पता कैसे करते थे? लेटर सपोज आपको ये निकालना था कि डिफेक्टिव बल्ब है और वो मशीन एक का है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप क्या करते थे? ऊपर में न्यूमरेटर के अंदर में ये डाल देते थे, डिफेक्टिव और मशीन ए का। और जो न्यू आपका डिनोमिनेटर आता था उसमें आप इसको भी डालते थे, दूसरे वाला का भी डिफेक्टिव डालते थे, तीसरे वाला का भी डिफेक्टिव डालते थे, सबको ऐड कर देते थे। कुछ इसी तरीके से आप क्लास 12 में करते होंगे। यस। क्लियर है? तो यस नॉर्मल, सर। हाँ नॉर्मल क्वेश्चन में ये कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पे कि 2 या 3 इवेंट एक साथ अकर कर रहे होंगे, तो वहां पे डायरेक्टली ट्री डायग्राम से लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। पहले आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, फिर आप ट्री डायग्राम से उसका क्वेश्चन आंसर निकालो। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। आगे बढ़े। चलिए, यस सर। इसके सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला गया, चलो एक बार मैं दोबारा से निकाल लेता हूँ। बाकी इसके बाद मेरे पास जो है PDF, उसी से मैं देख के। सो आई थिंक ये रहा। सेकेंड पार्ट में बोला आपको कि बोल्ट जो आपने निकाला है वो डिफेक्टिव है और वो मशीन बी और सी से है। बी और सी, अच्छा अगर आप सभी एग्री करो, बी और सी का मतलब बी यूनियन सी होता है। यस सर। अब सबको पता हो जाना चाहिए, इतनी भी अगर 5 वीडियो आपने देख ली है तो अच्छे तरीके से। बी एंड सी का मतलब क्या होगा, बताओ? सर बी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। वेरी गुड। ये सब ध्यान रखना है अब आप लोगों को। सो बेसिकली हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी बताओ E2 यूनियन E3 गिवन दैट डी। यस सर। इसको बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट डी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन दैट डी। ये इसलिए क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्लियर? अब इसको आप अलग सॉल्व कर सकते हो, प्लस में इसको आप अलग सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन डी निकाल लो, माइनस कर दो। यस सर। क्लियर है? मतलब इसको अलग जो सॉल्व करोगे, यहां से जो आंसर आएगा, और 1 में से आप E1 गिवन डी को माइनस कर दोगे, यहां से जो आंसर आएगा, दोनों आंसर सेम होंगे। ध्यान रखना, अगर आपके पास बायस थ्योरम गिवन है और म्यूचुअल बायस थ्योरम, तो कहने का मतलब इवेंट्स आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। तो इस टाइम पे आप इस चीज को इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हो। बोलो, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। बाकी सारे सबको क्लियर? यस सर। चलो, अब हम लोग आते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 87 कर रहे थे हम लोग, 88 करते हैं। 88। चलो एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या। सो सर वी हैव, यस। सर बट ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूनियन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे ए यूनियन बी अपॉन डी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी अपॉन इंटरसेक्शन डी है। वाला टर्म होता है, हाँ। तो इंटरसेक्शन वाला टर्म जीरो नहीं हो जाएगा अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो? ओके सर, बात है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। चलिए, सबको क्लियर हो गया प्रांशु का जो डाउट था? यस सर। चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला आपको? इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। अगर एक मशीन करेक्टली सेटअप रहता है तो वो 90% एक्सेप्टेबल आइटम बनाएगा। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूसेस ओनली 40% acceptable items. Experience shows that 80% of setup are correctly done. अब मुझे को कोई बता सकता है इतना रीड करके कि इसमें मेरा प्रायर इवेंट क्या होगा? एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल आइटम, या फिर करेक्टली सेटअप और इनकरेक्टली सेटअप? सर करेक्टली और इनकरेक्टली। करेक्टली और इनकरेक्टली। वेरी गुड। जिनको ये करेक्टली इनकरेक्टली समझ में आ गया, मतलब आप लोग चलो काम कर रहे हो अच्छे तरीके से।
सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझना कि कौन सा प्रायर इवेंट होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्टली और इनकरेक्टली विल बी योर प्रायर इवेंट। सो अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। सभी के पास बुकलेट अवेलेबल है? यस सर। आई थिंक सभी के पास होना चाहिए, बट चलो ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला कि लेट अस सपोज एक फैक्ट्री है, यहाँ पे जो मशीन है वो या तो करेक्टली सेटअप होगा या तो इनकरेक्टली सेटअप होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि करेक्टली सेटअप होगा, इसके चांसेस है आई थिंक यहाँ पे दे रखा 80%। तो ओनली आपको ये दे रखा था कि मशीन करेक्टली सेटअप होता है, ये 80% है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनकरेक्टली होगा 20%, क्योंकि इसका सम हमेशा 1 होगा। चलिए, यस सर। अब आगे बोला था कि अगर मशीन करेक्टली सेटअप है तो वो 90% जो है एक्सेप्टेबल आइटम बनाता है, और मशीन इन बेसिकली करेक्टली है तो अगर 90% एक्सेप्टेबल है तो नॉन एक्सेप्टेबल कितना बनाता 10%। होगा? 10%। वन। 10 90 + 10 100 होता है जिसका। और अगर इनकरेक्टली है तो यहाँ पे आपके पास एक्सेप्टेबल आइटम है 40%, तो नॉन एक्सेप्टेबल कितना होता होगा? 60%। तो सिक्सटी यहां से वन हम लोगों ने ट्री डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया। ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इफ आफ्टर अ सर्टेन सेटअप out of the first two item produced, first is found to be acceptable and second unacceptable, what is the probability that the machine is correctly set up? बोला क्या है आपको, क्या इस तरीके से कि आपने दो आइटम लिया, मतलब दो आइटम आपने प्रोड्यूस किया, जिसमें कि पहला जो है फर्स्ट आइटम जो है वो एक्सेप्टेबल आइटम था, और सेकेंड आइटम जो है वो अनएक्सेप्टेबल आइटम था। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन आपका करेक्टली सेटअप होगा? तो बेसिकली कुछ इस तरीके से मांगा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन इज करेक्टली सेटअप। आप लोग अच्छे से लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो। और जिसमें कि गिवन क्या है, फर्स्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल एंड सेकेंड वन इज अनएक्सेप्टेबल। आप ध्यान से देखो, जिसको मतलब अगर नहीं पता होता ना कि फॉर्मूला का क्या मतलब है, वो ट्री डायग्राम से डायरेक्ट देखकर सॉल्यूशन करेगा तो एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट पहले अगर आप इसको ध्यान से समझो मतलब से क्या सब कह रहे हैं। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, लेट अस सपोज मशीन करेक्टली सेटअप होगा, उसको मैंने इवेंट नाम दिया E1। लेट सपोज ये एक इवेंट है E1, और इनकरेक्टली है वो एक इवेंट E2। आप लिख दोगे E1 इज अ इवेंट मशीन इज करेक्टली सेटअप, E2 इज अ इवेंट मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप। तो बेसिकली तो यहां से लेके यहां तक इसको क्या मतलब इसका E1, और मैंने इसको नाम दे दिया लेट सपोज M। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन M, ये निकालना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन E2। बोलो अगर दो ही इवेंट्स है तो फॉर्मूला मेरा ये यस। होगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो सब आसानी से निकाल लेता है, हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन E1। क्या आप सभी एग्री करते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन E1 का क्या मतलब है कि पहला बॉल्ट आपका जो है एक्सेप्टेबल होगा एंड दूसरा बॉल आपका अनएक्सेप्टेबल होगा, और दोनों के दोनों बॉल करेक्टली सेटअप वाले मशीन से होगा। क्या यस मैं सर। बोल सकता हूँ बॉल एक्सेप्टेबल मशीन इज करेक्टली सेटअप, बॉल दूसरा बॉल बॉल नॉन एक्सेप्टेबल मशीन इज करेक्टली सेटअप? तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। याद है सभी को? पहला यस बॉल सर। एक्सेप्टेबल है, किससे है? तो वो है करेक्टली सेटअप वाली मशीन से। दूसरा बॉल अनएक्सेप्टेबल है, किससे है? तो करेक्टली सेटअप वाले मशीन से। क्या एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया दोनों बॉल का? डेट्स। तो क्या M गिवन डेट E1 यही आएगा? यस सर। अगर मैं निकालू यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन E2, इसका क्या मतलब होगा? फर्स्ट बॉल इज एक्सेप्टेबल एंड सेकंड बॉल इज अनएक्सेप्टेबल, और वो दोनों के दोनों बॉल किससे हो? तो मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप।
यहां से फर्स्ट बॉल इज एक्सेप्टेबल, सेकेंड बॉल इज अनएक्सेप्टेबल, और दोनों किससे हो, तो इनकरेक्टली सेटअप से। तो पहला बॉल एक्सेप्टेबल होना और इनकरेक्टली सेटअप से वो 40/100, दूसरा बॉल अनएक्सेप्टेबल होना इनकरेक्टली सेटअप से 60/100। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे फर्स्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल एंड सेकेंड आइटम इज अनएक्सेप्टेबल के जगह पे ये लिखा होता वन इज एक्सेप्टेबल एंड अनदर इज एक्सेप्टेबल, तो क्या सेम होता? लेट अस नो सपोज, सर। यहाँ पे मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग भी बोलना, ठीक है? मैंने बोला कि एक हमारे पास एन इवेंट है जो ये बोल रहा है कि वन इज एक्सेप्टेबल एंड अदर इज या अनदर इज एक्सेप्टेबल। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गिवन दैट इवन क्या होता? तो 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 9/10 9/10। तो कुछ इस तरीके से होता, अगर आप सभी एग्री करो तो। हो सकता है पहला बॉल एक्सेप्टेबल हो और वो करेक्टली सेटअप से हो, दूसरा बॉल यस। आपका अनएक्सेप्टेबल हो वो करेक्टली सेटअप से हो। ये एक एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा भी हो सकता है कि पहला बॉल आपका अनएक्सेप्टेबल होता करेक्टली सेटअप से, दूसरा वाला अनएक्सेप्टेबल होता करेक्टली सेटअप से। यस सर। तभी एग्री करते हो इससे? यस सर। और कर एनीवन, किसी को डाउट? तो समझ नहीं आया। ध्यान से, मैंने बोला कि जब यहाँ पे आपके पास मेंशन था फर्स्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल एंड सेकंड आइटम इज अनएक्सेप्टेबल, तब तो आपने ये किया था मान्य कि पहला आइटम आपका एक्सेप्टेबल होगा और मशीन इज करेक्टली सेटअप तो 90/100, और दूसरा आइटम आपका अनएक्सेप्टेबल होगा, मशीन इज करेक्टली सेटअप 10/100। ये समझ में आया था? यस सर। यहाँ पे आपको मैंने एक लाइन लिख दिया कि इस बार ना ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखा हुआ है कि वन इज एक्सेप्टेबल एंड अदर इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है ना कि कौन सा एक्सेप्टेबल कौन सा अनएक्सेप्टेबल है। तो हो सकता है ना कि पहला वाला एक्सेप्टेबल होगा दूसरा वाला अनएक्सेप्टेबल होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला अनएक्सेप्टेबल होगा दूसरा वाला एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा ना। तो जब तक आपने पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक आप मल्टीप्लाई करते हो। जैसे ही एक एक्सपेरिमेंट हो गया आप दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करोगे तो बीच में प्लस करके दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। क्लियर? ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो किया। सर, यस। सर अगर जो मैंने कहा, अगर आपने एक्सेप्टेबल लिखा था तो वो तो सही होगा ना फिर, 9/10 × 9/10, अगर बोथ एक्सेप्टेबल। 9/10 और बोथ आर एक्सेप्टेबल, हाँ बिल्कुल 9/10 इंटू 9/10। हाँ वही देख के गया था ना सर, ओके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, ये जो मैंने एक्स्ट्रा एक आपको बताया इस क्वेश्चन में। तो पेपर में ध्यान रखना लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। सो अगर आप ये समझ में आ गया तो आप आराम से पुट कर दोगे सारी वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी यस ऑफ सर। एम गिवन ई1 आपको पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन ई2 पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 और ई2 आपको पता है पहले से। ई1 इज नथिंग बट 80%, मतलब 80/100, और ई टू इज 20/100, सब पता है पहले से। यू कैन पुट ऑल दी वैल्यूज, आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाए। ये आपका पहला पार्ट था। इसके बाद इसी के दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोला आपको कि इफ द मशीन प्रोड्यूसेस फर्स्ट टू आइटम एक्सेप्टेबल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। आपको बोला प्रोबेबिलिटी बताओ मशीन इज करेक्टली सेटअप गिवन दैट फर्स्ट टू आइटम इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो फर्स्ट टू आइटम है वो एक्सेप्टेबल है, इसको मैंने एन नाम दिया, तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी एन ना नाम देकर इसको टी नाम दे दो या ए नाम दे दो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई1 लिख सकता हूँ 90/100 इंटू में 90/100। फर्स्ट टू आइटम इज एक्सेप्टेबल, और वो किससे हो, करेक्टली सेटअप वाले मशीन से। ध्यान से देखो, तो पहला आइटम एक्सेप्टेबल होगा करेक्ट वाले मशीन से 90/100, दूसरा आइटम भी एक्सेप्टेबल होगा करेक्ट वाले मशीन से 90/100। क्लियर है? सिमिलरली जब मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई2 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा कि दोनों आइटम एक्सेप्टेबल है फ्रॉम 40 बाय इनकरेक्टली से। 100 एंड 40/100। बिल्कुल 40/100 एंड 40/100 दोनों एक्सेप्टेबल है और दोनों इनकरेक्टली से। तो 40/100 इंटू में 40/100, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बनता, इस वाले का फॉर्मूला क्या बनता?
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ऑल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2। सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? एनीवन? चलिए आगे बढ़े। यस सर। राहुल, 2-3 क्लासेस करेंगे हम लोग, आई थिंक ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर और चलेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट आपको दे रखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 88 में आपको बोला कि द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन एक्सपर्ट ऑन अ फायर एक्सीडेंट आर समराइज्ड बिलो। ठीक है, तो एक तरीके से आपको आग लगेगी या नहीं लगेगी इसका एक रिजल्ट जो है समराइज किया गया है कुछ इस तरीके से। बोला प्रोबेबिलिटी देयर कुड हैव बीन अ शॉर्ट सर्किट 0.8%। तो मतलब कि लेट सपोज कोई फैक्ट्री या कुछ भी है, वहां पे शॉर्ट सर्किट लगेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। इसके बाद बोला प्रोबेबिलिटी एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोजन होगा, एलपीजी एक्सप्लोजन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20। ठीक है, तो ये है शॉर्ट सर्किट। अब आगे आपको बोला गया कि चांसेस ऑफ फायर एक्सीडेंट इज 30% गिवन अ शॉर्ट सर्किट। बोला कि अगर आपके फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होता है तो इससे आग लगने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो है 30%। तो आग नहीं लगेगी, नो फायर, क्या होगा? 70%। 70%। और एलपीजी अगर एक्सप्लोजन होता है, इससे आपके फैक्ट्री में आग लगेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 95%। 95%, तो नहीं लगेगी 5%। अब आपको बोला कि बेस्ड ऑन दिस व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर। इस ट्री डायग्राम को देखकर आपको क्या लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट और एलपीजी में दोनों में से कौन सा कारण सबसे ज्यादा चांसेस आग लगने का हो सकता है? तो क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि हम लोग कुछ ये निकालेंगे कि आग लगे और कारण हो शॉर्ट सर्किट, इसकी प्रोबेबिलिटी, आग लगे और कारण हो एलपीजी एक्सप्लोजन, इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी वो ज्यादा बड़ा कारण है आग लगने का। यस बोलो, सर। क्या निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्री डायग्राम? हो जाएगा? हो यस जाएगा। सर। चलिए, पक्का हो जाएगा ना सबसे? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे। ध्यान से सुनो, 89 क्या बोला आपको। बोला अ मैन हैज 5 कॉइन। एक आदमी के पास 5 कॉइन है। ओके, अब आपको बोला कि बेसिकली वन ऑफ विच हैज 2 हेड्स। इसमें से एक ऐसा कॉइन है जिसमें 2 हेड्स है। अगर एक कॉइन में 2 हेड्स, मतलब क्या क्या मतलब है इसका? कॉइन के दोनों साइड्स हेड्स होंगे। यस बोलो, सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो कॉइन है ये बायस्ड कॉइन है, यस। जिसके अंदर क्या है कि दोनों तरफ हेड ही है, कॉइन के दोनों साइड में हेड ही है। तो इतना मेंशन किया हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बच्चा 4 जो कॉइन होगा वो अनबायस्ड कॉइन होगा? अगर कॉइन के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो क्या होगा? वो एक नॉर्मल कॉइन, अनबायस्ड कॉइन होगा। यस सर। यस। क्लियर? तो पहला इंफॉर्मेशन एक लाइन में ये दे रखा था, 5 कॉइन है जिसमें कि एक कॉइन था जिसके दोनों तरफ हेड्स थे, तो वो एक बायस्ड कॉइन है, और एक है अनबायस्ड कॉइन जो कि हेड नॉर्मल कॉइन है जो। अब आगे आपको बोला इसी क्वेश्चन में कि ही रैंडमली टेक्स आउट अ कॉइन एंड टॉसेस इट 3 टाइम्स। इसने क्या किया कि एक कॉइन को इस 5 कॉइन में से निकालेगा और उसको 3 बार टॉस करेगा। ओके, अच्छा की बात बताओ, इस 5 कॉइन में से चाहे वो बायस्ड कॉइन हो चाहे वो अनबायस्ड कॉइन हो, इसके निकालने की प्रोबेबिलिटी कुछ ये होगी। बायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/5, अनबायस्ड की 4/5। 1/5। अगर मैं यस। बोलूं बायस्ड कॉइन का एक इवेंट है जो E1 है और अनबायस्ड कॉइन एक इवेंट है जो E2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज नथिंग बट 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज नथिंग बट 4/5। ओके, अब आगे देखिए। तो बोला कि एक कॉइन निकाल रहा है इस 5 कॉइन में से, उसको 3 बार टॉस कर रहा है। ठीक है, आगे बोलता है क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल हेड अपवर्ड ऑल द 3 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे ऑल द टाइम्स बेसिकली लाइन्स लिखा हुआ, उसको टाइम्स कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि उसने जो एक कॉइन निकाला और तीनों बार जो टॉस किया,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों बार उसको हेड आ जाए? तो कहने का मतलब मुझे ये निकालना है पहले पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ कि तीनों के तीनों बार टॉस हेड आ जाए। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप कि ए एक इवेंट है ऑल टाइम्स हेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बोलो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन, तीनों के तीनों टाइम टॉस हेड आए, और हो सकता है वो सिक्का बायस्ड हो, प्लस तीनों टाइम हेड आए, हो सकता है वो सिक्का अनबायस्ड हो। यस सर। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन, इसको ब्रेक किया था, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ P इवन of E1, P of A, ए गिवन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ए गिवन ई टू। क्लियर है? तो हमें कुछ yes, निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन, इसका क्या मतलब है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि तीनों के तीनों बार आप टॉस कर रहे हैं और वो हेड आए, और वो जो सिक्का है वो एक बायस्ड सिक्का है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं उछाल रहा हूँ तीनों के तीनों बार, और इसको उछालकर तीनों के तीनों बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर वन। वन हो जाएगी। वन। वेरी गुड। अब ध्यान से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, इसका क्या मतलब है कि तीन बार मैं सिक्का को उछाल रहा हूँ, तीनों के तीनों बार हेड आए, और वो एक अनबायस्ड कॉइन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ Yes, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले बार में हेड आए 1/2, दूसरे बार में हेड आए 1/2, तीसरे बार में हेड आए 1/2, 1/8 होगा yes, प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट yes, खत्म। क्या आप मेरे पास सारी वैल्यूज हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन है 1/4 और ये है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू है 4/5 और ये है 1/8। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। yes sir। तो पहले पार्ट में आपको नॉर्मल ये बोला था कि तीनों के तीनों बार हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में आपको बोला है कि इफ इट ऑलवेज फॉल हेड अपवर्ड, अगर तीनों के तीनों बार हेड आ रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द क्वाइन विथ टू हेड्स? क्या मैं बोल सकता हूँ ये कुछ ये मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ तीनों के तीनों बार हेड आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बायस्ड क्वाइन है, मतलब दो हेड्स वाला क्वाइन है? क्लियर? yes sir। क्या ये निकल जाएगा? सारी वैल्यूज आपके पास है अवेलेबल? yes sir। निकालोगे ना आप? इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला बनेगा E1 P of E1, P of A E1 slash E1 upon P of E1 E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए P of E1 E1 plus P of E2, P of A slash E2। 8। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। इजी लग रहा है बाइस थ्योरम? क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, 3 से 4 नंबर का आएगा यहाँ से क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए इसको अच्छे से कर लो और समझ लो कि क्या है, मतलब इंटरप्रिटेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो एक बार, अच्छा, 89 के बाद 90 नंबर आप खुद से करोगे। 91 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो मैं 91 कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 90 आपको खुद से करना है, 91 मैं आज की क्लास के लिए कर रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको मैं बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 91 में रीड कर रहा हूँ, आपके पास अगर बुकलेट है तो आप भी रीड कर सकते हो, और प्लीज ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। बोला गया आपको कि अ ट्रांसमीटर इज सेंडिंग अ मैसेज बाय यूजिंग बाइनरी कोड न्यूली अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। एक ट्रांसमीटर है जो कि मैसेज सेंड करता है, और वो जो मैसेज सेंड कर रहा है उसके पास दो ही मैसेज इनबिल्ट है, एक तो 0 एक तो 1। तो मतलब वो ट्रांसमीटर जो मैसेज देगा वो या तो 0 बोलेगा या तो 1 बोलेगा। ये एक तरीके से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प तरीके से दिखता होगा। जैसे लेट सपोज हमारे मेरे पास ना दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं रेड बल्ब जलाऊंगा या तो मैं बेसिकली ग्रीन बल्ब जलाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ट्रांसमीटर है और इसका कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन होगा कि 1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ होगा ऐसा। तो बोला कि उसके पास दो ही ऑप्शन है मैसेज सेंड करने का, या तो वो 1 सेंड करेगा या तो वो 0 सेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला फिर। ओके, सो इट ट्रांसमिटेड बिट 0 और 1, जो कि मैंने आपको बताया, मस्ट पासेस थ्रू 3 रिले टू रीच द रिसीवर। जो ट्रांसमीटर जो आपको मैसेज जो सेंड करेगा वो 3 डिफरेंट रिले से क्रॉस करने के बाद रिसीवर के पास पहुंचेगा। तो मतलब ट्रांसमीटर जो है मैसेज जो भी देगा तो पहले वो रिले 1 के पास आएगा, फिर वो रिले 2 के पास आएगा, फिर वो रिले 3 के पास आएगा, उसके बाद रिसीवर के पास जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है मैसेज को सेंड और रिसीव करने का। आगे देखते हैं, तो बेसिकली नीचे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो
उसके बाद अज्यूम दैट द रिले ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ये अज्यूम आपको करना है कि जो है ये रिले इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बीच में कुछ और लिखा हुआ था, बोला एट इच रिले द प्रोबेबिलिटी इज 0.20 दैट द बिट सेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बिट रिसीव्ड। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से कि 20% चांस ऐसा है कि रिले को जो मैसेज आया, रिले उसी मैसेज को सामने पहुंचाए, वो मतलब गलत होने का चांस है। इस तरीके से बोल सकते हो कि मैंने आपको कुछ बोला, आप उस चीज को सच बोलो और झूठ बोलो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 20%। कि ट्रांसमीटर ने रिले को 1 बताया था, बट रिले 1 ने रिले 2 को क्या बता दिया, 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 20%। मतलब कोई भी रिले दूसरे रिले को मिसगाइड करे या मिस इन्फॉर्मेशन दे, गलत इन्फॉर्मेशन दे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20। ओके, आपसे बोला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इफ ए इफ ए वन इज सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, अगर ट्रांसमीटर के द्वारा 1 सेंड किया गया है मैसेज, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज सेंट बाय ऑल द 3 रिले। ध्यान से समझो, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाना और उसी के हेल्प से आपको आंसर देना अच्छे तरीके से। देखो, मैंने बोला आपको कि ये ट्रांसमीटर है। ओके, अब इस ट्रांसमीटर ने क्या किया, पहले रिले 1 को ये मैसेज देगा। तो आपके पास लेटर सपोज ये है रिले 1। तो सिंस क्वेश्चन में मेरे को बोला गया कि ट्रांसमीटर ने 1 भेजा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेटर सपोज ट्रांसमीटर ने रिले 1 को 1 का एक मैसेज दिया था, 1 बोलकर मैसेज पहुंचाया था। अब ये रिले क्या 1 करेगा क्या, तो बाकी सबको मतलब रिले 2 को मैसेज देगा कुछ इस तरीके से, रिले 2, रिले 2। अब ये रिले 2 के पास जो मैसेज आया, ये रिले 3 के पास पहुंचा सकता है। या तो जो मैसेज इसको मिला होगा वही बोलेगा, या तो हो सकता है उसका अपोजिट बोलेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो रिले 1 से रिले 2 को मिला होगा, वो रिले 3 को या तो सेम वही चीज बोलेगा, या तो उसका अपोजिट बोल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, अब आगे देखते हैं। अब रिले 3 के जो है उसके बाद ये किसको भेजेगा, तो रिसीवर को भेजेगा। तो रिले 3 रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, जो रिले 3 को मिला हो सकता है वही मैसेज रिसीवर को बोलेगा। वो जो रिले 3 को मिला हो सकता है उससे गलत, मतलब कुछ उल्टा बोल देगा, मतलब दूसरा वाला बोल देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दो ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे भी दो ऑप्शंस होंगे, और यहाँ पे भी दो ऑप्शंस होंगे। कैसे कैसे दो ऑप्शंस बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है रिसीवर, जो कि मैसेज लास्ट में मिल रहा है इसको। ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि ट्रांसमीटर ने रिले 1 को 1 भेजा। अब रिले 1 के पास चांसेस है कि वो या तो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा। तो मैं ना ऐसा कर रहा हूं कि ऊपर में लेके चल रहा हूं झूठ और नीचे लेके सच। तो बताओ, अगर रिले 1 रिले 2 से झूठ बोलता है तो क्या ये 0 बोलेगा फिर? और दो ही बात हो सकता है, या तो 1 या तो 0, सब में यही फिट है। या तो वो 1 बोलेगा या तो 0, दो ही मैसेज है हो सकते हैं। तो ट्रांसमीटर ने बताया 1 रिले 1 को। अब रिले 1 जो है रिले 2 को मिसगाइड करे, तो मिसगाइड करेगा तो क्या करेगा, 1 की जगह 0 बोल देगा। क्लियर है? और अगर सही मैसेज पहुंचाएगा तो 1 की जगह पे क्या 1 ही बोलेगा। Yes. अब आगे आते हैं, रिले 2 को यहाँ पे ऊपर में क्या मैसेज मिला है, 0। Yes, sir. अगर रिले 2 को 0 मिला है, अगर ये झूठ फैलाए रिले 3, मतलब झूठ फैलाए इन द सेंस, सॉरी, मिसगाइड करके दूसरा चीज बोले, तो क्या रिले 3 को ये 1 बोल देगा? Yes, sir. और जैसा जो मिला उसको वही चीज इसको बोले, तो क्या इसको ये 0 बोलेगा? Yes, sir. अब आगे आते हैं ऊपर से। अब बताओ मेरे को, ऊपर में इस रिले 3 को क्या मैसेज मिला है, 1। Yes, sir. तो ये रिसीवर को बताए, अगर गलत बताता है Zero. तो 0, सही बताता है Yes. तो 1। सिमिलरली जो नीचे वाला रिले 3 है, इसको मैसेज क्या मिला है, 0। Yes, sir. अगर ये गलत बताता है तो 1, और सही बताता है तो 0। बोलो, क्लियर है सभी को? यस सर। सिमिलरली आप नीचे आते हैं, नीचे में नीचे वाले जो रिले 2 है, इसको क्या मिला था, मैसेज 1। अगर ये Yes, sir. आगे सही बात बताता है तो 1 बताएगा, नीचे में मैंने सही लिया है। और अगर आगे ये गलत बात बताता है तो 0 बोलेगा।
Yes, sir. अब रिले 3 को मिला 0। ये आगे अगर सही बात बताता है तो 0 बोलेगा, गलत बताता है तो 1 बोलेगा। Yes. नीचे वाले रिले को मिला मैसेज 1, इसको मिला है मैसेज 1 तो आगे भी सही बोलेगा तो 1 ही बोलेगा, और गलत बोलेगा तो 0 बोलेगा। Yes, sir. तो इस तरीके से डायग्राम बना। अभी स्टार्टिंग अभी चल। अब तो फाइनल आंसर जो है, रिसीवर को फाइनल इससे क्या मिला है, 0, मैसेज 0 मिला है। रिसीवर को यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिला है, फाइनल मैसेज क्या मिला है, 1। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिला है, 1। यहाँ पे फाइनल आंसर 0। सिमिलरली यहाँ पे फाइनल आंसर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। आप आगे देखते, एक बात बताओ, रिले वन को रिले 1 को मैसेज मिला था 1, और उसने रिले 2 को गलत बोल दिया। गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.20, और सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.80। Yes, sir. अब रिले 2 रिले 3 को गलत बोल दिया, प्रोबेबिलिटी 0.20, ये भी 0.20। सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.80। यहाँ पे फिर आगे गलत बोल दिया तो ये 0.20, ये होगा 0.80। यहाँ पे ये सही बोल रहा है तो 0.80। सबको Yes, समझ में sir. आया प्रोबेबिलिटी जो मैंने पुट किया है। Yes, sir. अब आगे देखते हैं, यहाँ पे रिले 2 को 1 मिला था, आगे 0 बोले, गलत बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 0.20, सही बोल रहा है 0.80। ऊपर गलत बोल रहा है तो 0.20, नीचे सही बोल रहा है 0.80। ये 0.20, 0.80। यहाँ तक क्लियर है सभी को। Yes. Yes, अब sir. आगे देखते हैं, आपसे क्या पूछा पहले पार्ट में। बोला आपको बताओ कि इफ वन इज सेंट फ्रॉम ट्रांसमीटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज सेंट बाय ऑल 3 रिले। प्रोबेबिलिटी निकालना है, वन इज सेंट बाय ऑल 3 रिले given that one is sent by transmitter। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वन इज सेंट बाय ट्रांसमीटर, और तीनों के तीनों रिले उसको वन ही सेंड करे, यही है वो। कुछ इस तरीके से गया होगा, रिले 1 भी रिले 2 को सच बताया होगा, रिले 2 रिले 3 को सच बताया होगा, रिले 3 रिसीवर को सच बताया होगा। बोलो। Yes, तो sir. कुछ इस तरीके से होगा, 0.80, 0.80, 0.80। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे आपका पहला जो ट्रांसमीटर है, दिस इज नॉट योर प्रायर इवेंट, ध्यान रखना। इसलिए कोई बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी होता, आप करते 0 कर लिख सकते थे, बट ट्रांसमीटर 1 देगा या 0 देगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो ट्रांसमीटर ने 1 दिया, मतलब रिले को 1 आया, और ये ही रिले ने बाकी सबको भी 1 1 बताया। तो रिले 1 ने रिले 2 को भी सही बताया होगा, सही बताने की प्रोबेबिलिटी 0.80। रिले 3 को भी सही बताया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.80। इसने रिसीवर को सही बताया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.80। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपेरिमेंट खत्म होगा, यू विल गेट योर आंसर। बोलो। Yes, sir. तो पहले पार्ट का आंसर आपको बहुत आसानी से मिल गया, कोई कुछ नहीं करना पड़ा। अब आगे देखो दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको बोला कि इफ वन इज सेंड फ्रॉम ट्रांसमीटर, अगर वन जो है, वन इज, अच्छा सॉरी, यहां से, वन इज सेंट बाय ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के द्वारा वन सेंड किया गया है। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रिसीव्ड बाय रिसीवर, वन इज रिसीव्ड बाय रिसीवर। दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। पहले वाले में Sir, भी रिसीवर को 1 मिल रहा है, दूसरे वाले में भी रिसीवर को 1 मिल रहा है, लेकिन पहले वाले में बोला था कि सारे रिले 1 1 1 भेजे, लेकिन दूसरे वाले में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस इतना बोला कि ट्रांसमीटर के द्वारा 1 भेजा जाए और रिसीवर को 1 मिला जाए। तो डिफरेंस सबको पता चल रहा है। yes, Yes, sir. sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो रिसीवर है उसको जो 1 मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँ, जो रिसीवर है उसको जो 1 मिला होगा, कुछ यहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे भी मिला है,
यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी से मिला होगा। तो जो पहला वन मिला होगा वो कुछ इस तरीके से मिला होगा, पहला वन मिलने का जो पॉसिबिलिटी वो कुछ इस तरीके से मिला होगा, 0.20 इंटू में 0.20 इंटू में 0.80। यस सर। बताओ, मतलब कि रिले वन से ये आया होगा 0.20, रिले टू भी ऊपर 0.20 डाला होगा, और फिर वहां से 0.80 आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से। कोई और कलर से करे, जैसे ये रहा, ऐसे ऐसे, फिर आप ऐसे यहां पहुंचे। क्लियर है? दिस यस इज योर सर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। बोलो। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि पहले हमारे पास कुछ ऐसा आया होगा, 0.20, 0.20, 0.80, दिस इज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो कुछ इस तरीके से वन मिला हुआ रिसीवर को। और भी पॉसिबिलिटी है, क्या है पॉसिबिलिटी? कह रहा है कि यहाँ पे भी वन मिला है। यहाँ पे वन कैसे मिला होगा? तो पहले रिले वन से रिले टू, 0.80 पॉइंट टू फिर जीरो। रिले टू से रिले थ्री, फिर रिले थ्री से रिले, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आया होगा, 0.20, 0.80 एंड 0.20। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.20, 0.80 एंड 0.20 प्लस। और भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी मिला है मेरे को वन, ये कैसे मिला होगा? 0.80, 0.20 एंड 0.20। क्लियर? यस सर। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 0.80, 0.20, 0.20, मतलब 0.80, 0.20 एंड 0.20 प्लस। एक और पॉसिबिलिटी है, जो कि क्या है, ये वाला है। तो यहाँ कैसे मिला होगा? 0.80, 0.80, 0.80 लिख सकते हैं यहाँ पे। Yes, sir. यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आपको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाए। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आपके पास एक तीसरा पार्ट इसका करते हैं, अच्छा सा पार्ट। तीसरे पार्ट में बोला आपको कि सपोज दैट 70% ऑफ ऑल बिट्स सेंड फ्रॉम ट्रांसमीटर आर वन। पहली बार आपको ट्रांसमीटर के क्रॉसपॉन्ड में एक प्रायर इवेंट वाला कंसेप्ट दे दिया। तो सपोज दैट 70% ऑफ ऑल बिट्स सेंड फ्रॉम ट्रांसमीटर आर वन। इफ वन इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन वाज सेंट? ध्यान से देखो, बोला कि जो ट्रांसमीटर है ना, आज पहली बार बोला आपको, जो ट्रांसमीटर है ये बेसिकली रिले वन को मैसेज वन भेजे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। तो रिले वन को मैसेज जीरो भेजे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 30। 30%। 30%. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेटर सपोज इवन एक इवेंट है, ठीक है, जहां पे वन वाज सेंट बाय ट्रांसमीटर। E2 एक इवेंट है जहां पे जीरो वाज सेंट बाय ट्रांसमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 0.70 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 0.30। अब आगे देखते क्या बोलोगे। अब आपको बोला क्वेश्चन में कि इफ वन इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन वाज सेंट? प्रोबेबिलिटी निकालो कि वन वाज सेंट गिवन दैट वन वाज रिसीव्ड बाय, या वन इज, यहाँ पे जो लिखा वन इज रिसीव्ड बाय रिसीवर। ठीक है, लेटर सपोज मैं एक इवेंट लेता हूं, लेटर सपोज एम, जहां पे मैं लिखता हूं वन इज रिसीव्ड बाय रिसीवर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मांगा गया है वो ये मांगा गया है, वन वाज सेंट बाय ट्रांसमीटर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट एम। बोलो। यस। और ये कैसे Yes, sir. आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
probability of m given E2. Clear? So I have probability of E1, probability of E2, ये तो मेरे पास है, ये थोड़ा रिमूव कर लो, ये तो मेरे पास है। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ m गिवन E1 सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ m गिवन E1 अगर आप सभी एग्री करो तो क्या इसका यही मतलब है? वन इज received by receiver given that one is sent by transmitter। Yes, sir. क्या यही चीज आपने सेकेंड पार्ट में निकाला था? वन इज रिसीव्ड Yes. बाय रिसीवर एंड वन इज सेंट बाय ट्रांसमीटर। Yes, sir. तो जो सेकेंड पार्ट में आंसर आया हुआ होगा वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। Yes, sir. चलिए अब आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ m गिवन E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m गिवन E2 का बेसिकली मतलब क्या है कि वन इज रिसीव्ड बाय रिसीवर गिवन दैट जीरो इज सेंट बाय ट्रांसमीटर। Yes, sir. Yes. तो क्या हमें यही निकालना है? ये हमारे पास पता नहीं है, जो कि क्या है? वन इज रिसीव्ड बाय रिसीवर, जीरो इज सेंट बाय ट्रांसमीटर। तो अब हमने जो ट्री डायग्राम बनाया था इसमें अब मेरे को जीरो के क्रॉसपॉन्ड में भी ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा, Yes, तो sir. वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी एग्री करो, अगर यहाँ पे ट्रांसमीटर के द्वारा वन के जगह पे जीरो भेजा गया होता, वन के जगह पे जीरो भेजा गया होता, तो क्या आप सभी एग्री कर रहे हो कि यहाँ जो रिसीवर को जहां जहां जीरो मिला है वहीं पे इसको वन मिला होता, और जहां वन मिला है वहां पे इसको जीरो मिला होता? Yes, sir. देखो अगर मान लेते ये जीरो भेजा था तो यहाँ पे इसको मिलता, अगर ये झूठ बोल रहा है तो वन, फिर झूठ बोल रहा है तो जीरो, फिर झूठ बोल रहा है तो वन, कुछ इस तरीके से। Yes, sir. रिसीवर को क्या मिला फाइनली? वन। तो Yes. क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले जब ट्रांसमीटर ने वन भेजा था तो रिसीवर को जहां जहां पे जीरो मिला था उसी प्लेस पे जब ट्रांसमीटर जब जीरो भेजेगा तो रिसीवर को वहां वहां पे वन मिलेगा। Yes, sir. तो जो 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 भी जीरो के क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी है, क्या मैं उसी के सम टोटल को बोल लूंगा? अभी जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वही निकालना है, बोलो। तो ये जो वन Yes, sir. आया हुआ ये कैसे आया होगा? ये आया हुआ 0.20 0.20 0.20 करके। तो यहाँ पे हम उस तरीके से लिख सकते हैं कि पहला तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा कुछ इस तरीके से 0.20 0.20 0.20 प्लस, और तो अब रिसीवर जहाँ को वन। पर 0.20 है वहां पर 0.80 आ जाएगा, और जहाँ पर 0.80 है वहां पर 0.20 हाँ आ ऐसे जाएगा। भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। बाकी हम लोग ऐसे देखते हैं, तो फिर यहाँ पे देखते हैं, एक बार यहाँ पे वन मिला होगा उस माध्यम से, यहाँ पे वन मिला होगा तो यहाँ पे कैसे मिला होगा? तो 0.20 0.80 0.80, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.20 0.80 एंड 0.80। तो 0.20 0.80 0.80। हमेशा प्रोबेबिलिटी में ध्यान देना कि आप जितना नीट एंड क्लीन करके बना सको, मतलब जितना आप मेहनत करके बना सको। ऐसे नहीं मतलब एक होता है कि चलो हाँ ये ऐसा होगा तो डायरेक्टली जीरो की जगह पे ये पुट कर देते, नहीं। आप चेक करो कि सच में वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरा कहाँ पे मिल रहा होता? एक यहाँ पे मिल रहा होता, और ये कैसे मिलता? ये मिलता 0.80 0.20 एंड 0.80 से, तो 80 20 80। तो फिर एक ये लिखते 0.80 0.20 0.80 प्लस एक और मिल रहा होता, तो जहां पे जीरो है वहां से वन मिल रहा होता, जैसे लेटर सपोज यहां से ये कैसे आया होता? तो 0.80 0.80 0.20, यहाँ पे वही लिखते 0.80 0.80 0.20, इन सबको टोटल करेंगे मेरे पास आ जाएगा m गिवन E2। यस सर। क्या अब हमारे पास सारे वैल्यूज है अवेलेबल? ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी को पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो इस पूरे ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में बायस थ्योरम का कंसेप्ट आपका सीधा तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे लगा, क्वेश्चन पे लगा, बेसिकली तीसरे वाले पार्ट। कितने का है सर ये? ये मार्क्स बेसिकली आई थिंक उस टाइम पे ये 8 नंबर पे आया था, बट अब जो आएगा अभी आई थिंक 8 नंबर में आ गया तो 5 में आएगा।
क्लियर है? सर यस। सब -1 करते तो उससे गलत आता। करके देख लेना एक बार आप, टोटल करके, मतलब दोनों सॉल्व कर लेना, अगर -1 वन माइनस में समथिंग करके देख लेना, देखना आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। सर वही है वो, मतलब 0.20 की जगह 80 आ गया। हाँ हाँ, देख लेना। ओके सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट एनीवन? नो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो 3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं आपके 22 के। वो चारों क्वेश्चंस आपके होमवर्क है जो कि आपको खुद से करने हैं। ठीक है? तो अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम। और ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ना बहुत पुराना कुछ रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा जिसमें ये चारों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए होंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा सो डैट कि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो। लेकिन ट्राई करना कि बच्चे हुए 4-5 क्वेश्चन 22 पे आप खुद से करो। इसके बाद आपके पास 1 सेकेंड करें, मिसलेनियस क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी के यूनिट नंबर 2 के। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको अभी ट्राई करने हैं। अगर आपसे बन जाते हैं जो भी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं बनते तो आप उसको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। मैं बाद में इसकी या तो वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा या फिर क्लास ले लूंगा। वैसे जो इसमें मैंने मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बाहर दिए गए, सपोज वो थोड़ा इंट्रांस बेस्ड क्वेश्चंस भी है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से कराना होगा। तो आपका काम है कि मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको अभी के लिए स्किप कर देना। बट जो बचे बायस थ्योरम के क्वेश्चंस है वो तो आपको पूरे करने ही करने हैं। और इसमें कोई डाउट हो तो आपको पूछना है मेरे से। यस करण, बताओ क्या डाउट है? सर मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था सर, उस क्वेश्चन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी लग रहा है, जेएल डिबोर का क्वेश्चन है वो। करण मेरे को भेज देना, एक बार आप व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा। ठीक है? ओके। चलो, सबको क्लियर है क्या होमवर्क है, क्या करना है? किसी को डाउट एनीवन? आप डाउट पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए मैं बेसिकली रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में लोग इतना ही करेंगे। आपका जो प्रोबेबिलिटी है यूनिट नंबर बेसिकली 2, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है।